बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेल बच्चों, आज की लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए देखते हैं क्या है। तो डिफाइन किया पहले कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यह भी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between hydrogen and atoms of most electronegative elements, fluorine, oxygen, nitrogen, where hydrogen is bonded to any one of these elements. तो डेफिनेशन को पढ़ दिया, अब इस तरह से समझ लो कि याद हो जाए। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हुआ वो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या हुआ? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो किसके किसके बीच बनेगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हुई ये कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा नॉर्मली वो जुड़ा होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। तो आप ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लिंक होता है। और जो हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो वाला हाइड्रोजन दैट शुड बी लिंक्ड विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यही लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और ये तीनों जो एलिमेंट्स है तुम्हारे फर्स्ट थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का इनके साथ, इधर फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और वो हाइड्रोजन भी किससे लिंक होना चाहिए? जो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जो इनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक हो रहा है, दैट हाइड्रोजन शुड बी लिंक्ड विथ, लिखा है, वेयर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट। तो कौन से दीज एलिमेंट? यही इनके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में वही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लिंक्ड हो। और वो इन एलिमेंट्स के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक होगा। तो अब डेफिनेशन आप लोग पूरी तरह समझ गए। अब एक नोटेबल फैक्ट लिखा गया है कि क्लोरीन ऑल्सो एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोज केसेज वेयर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट। तो ऐसे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन ऐसे केस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जहां इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामोलेकुलर का मतलब विदिन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है।
जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, क्लोरल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरल, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड हाइड्रेट, यही क्लोरल होता है। तो CCl3CHO into H2O, ये फॉर्मूला है क्लोरल का। इसमें इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और दूसरा भी एग्जाम्पल लिखा है ऑर्थोक्लोरोफेनॉल। ऑर्थो बेंजीन रिंग में 1-2 पोजीशन को कहते थे। ये बातें आप डाइपोल मोमेंट पढ़ते समय देखे थे और आगे फिर नोमेनक्लेचर में ये बातें आएंगी। IUPAC नोमेनक्लेचर, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे तो वहां ऑर्थो मेटा पारा वैसे बतला दिया गया है, उतना ही यहाँ भी। फिर बोल रहा हूं कि बेंजीन रिंग में अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन्स पे हो, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे हो, तब फिर ऑर्थो कहते हैं उसको। 1 और 3 पोजीशन पे हो तब उसको मेटा रिलेटेड कहते या मेटा पोजीशन कहते, और 1 और 4 पे हो तब उसको पैरा कहते। तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोफेनॉल, 1-2 रिलेटेड है। बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ है, फेनॉल इसको कहते हैं, और एडजेसेंट कार्बन पे Cl लगा हुआ है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं ऑर्थोक्लोरोफेनॉल। जैसे क्लोरल को दिखाया गया, फॉर्मूला लिखा गया था, देखो ये CCl3CHO into H2O। तो कार्बन 2 हुआ, क्लोरीन 3 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ, हाइड्रोजन 3 हुआ। तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन 3 हो गया, क्लोरीन 3 हो गया, कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ क्लोरल का। यही क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, राइट। अब देखो, इनफैक्ट ये हाइड्रोजन किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये देखो क्लोरीन किससे लिंक्ड है? कार्बन से, और कार्बन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आया? पार्शियल नेगेटिव। और इनके क्लोजनेस के वजह से इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा, नजदीक होने के वजह से अट्रैक्शन हो रहा। तो ये डॉटेड लाइन से हमने डॉट 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 से अट्रैक्शन को दिखलाया, और इसी अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा इसलिए कि ये एक ही मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही ऑक्सीजन से लिंक्ड हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो यही जो बॉन्ड हुआ बच्चों, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? इंट्रा मॉलेकुलर H बॉन्ड, H फॉर हाइड्रोजन, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यहां देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लिंक्ड है और यहां कार्बन से क्लोरीन लिंक है। तो यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस। अब इनके बीच भी यह हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यह भी वही हुआ जो यहां पे लिखा गया, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, तो जब ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो इस रिंग को देखो, अब ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ये पहले से ये नहीं था तो क्लोज था, अब ये रिंग हो गया। तो यहां से ध्यान दो, कितने मेंबर का रिंग हुआ ये जानते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो यहां लिखा है 5 मेंबर रिंग और ब्रैकेट में लिखा है बच्चों स्टेबल। क्या मतलब, थोड़ा इस पे भी चर्चा करते हैं। जैसे जो 3 और 4 मेंबर के रिंग होते हैं, सच रिंग्स आर हाईली स्ट्रेन्ड, उनमें बहुत ज्यादा तनाव होता है। इनमें 3 और 4 मेंबर रिंग। तो 3 और 4 मेंबर के जो रिंग होते, दे आर अनस्टेबल ड्यू टू वेरी लार्ज एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, उसके वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन 5 मेंबर 6 मेंबर की रिंग काफी स्टेबल होते हैं। तो यहां 5 मेंबर का रिंग बना है तो यह स्टेबल भी है। अब नीचे लिखा है दिस इज कॉल्ड चिलेशन।
चिलेशन का मीनिंग हुआ रिंग फॉर्मेशन। जैसे ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये रिंग जैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो रिंग फॉर्मेशन के फेनोमेना को ही क्या कहते हैं? चिलेशन। तो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चिलेशन भी कहते हैं। अब ये समझो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन बिल्कुल मेंटली सेट होना चाहिए। जनरली किससे लिंक्ड हाइड्रोजन होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लिंक्ड हाइड्रोजन। किनके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक होगा, इसी को कहेंगे आप हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, क्लोरीन वाला स्पेशल केस हुआ। नॉर्मली क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन यहां लिखा है कि क्लोरीन ऑल्सो एक्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोज केसेज वेयर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट। तो वैसे केस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे यहां पे इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा, तो क्लोरीन भी, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से ही लिंक है, लेकिन ये किसके साथ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? क्लोरीन के साथ। तो यहां डेफिनेशन में लिखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है, एंड एटम्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसमें तीन ही है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन नहीं है, यहां तो क्लोरीन है। वेयर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट्स। एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट्स कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो खुद जुड़ा होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड से। किनसे जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो यहां ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक था, राइट? हाँ, क्लोरीन का स्पेशल केस हुआ कि ये भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन तभी जब इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो, जैसे कि क्लोरल में दिखलाएगा। वैसे ही ये ऑर्थोक्लोरोफेनॉल लिया गया। अब देखो, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लिंक्ड है और यहां इससे नेक्स्ट कार्बन पे, जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, तो यहां भी डेल्टा प्लस था, यहां डेल्टा माइनस था, यहां डेल्टा माइनस था। तो यहां भी ये जो अट्रैक्शन लगा, तो अब इस अट्रैक्शन को ही हम कहेंगे, ये इनफैक्ट देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल केस हुआ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ? एक स्पेशल केस हुआ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का। ये जैसे एक डाइपोल था, ये भी एक डाइपोल था, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही तो हुआ है। तो इट्स ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, राइट? तो यहां भी ये कितने मेंबर का रिंग हो गया? देख लो, 1 2 3, यहां कार्बन है, 4, यहां भी कार्बन है, यहां क्लोरीन है, 5। तो 5 मेंबर रिंग यहां भी बन गया, तो स्टेबल रिंग है। यह भी चिलेशन हुआ। रिंग फॉर्मेशन को ही हम लोग कहते हैं रिंग फॉर चिलेशन, मतलब बतलाया गया रिंग फॉर्मेशन, राइट? तो क्लोरीन वाला स्पेशल केस कि वहीं पे होगा जहां पे इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही दो एग्जाम्पल्स आपको अगर आएंगे भी तो क्लोरीन वाले आएंगे। एक्सेप्शनल बिहेवियर हुआ जो इन दो केस में होता है। एक और नीचे लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो फाउंड अमंग HCN मॉलिक्यूल ड्यू टू increased electronegativity, En for electronegativity of carbon and nitrogen, C and N, carbon and nitrogen because of sp hybridization। क्या कहा गया? तो एक और स्पेशल केस की बात यहां हुई कि HCN मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि यहां कहा गया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो हाइड्रोजन आपका होना चाहिए वो खुद कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। किनके साथ? इधर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक होगा, मतलब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से जनरली लिंक होगा।
राइट, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो HCN में देखो, HCN में तो हाइड्रोजन ना तो फ्लोरीन से जुड़ा है, नहीं ऑक्सीजन से जुड़ा है, नहीं नाइट्रोजन से जुड़ा है। यहां तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। लेकिन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों sp हाइब्रिडाइज है? तो हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ चुके हो, अटैच्ड एटम दो ही है और कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी स्टेरिक नंबर 2 हुई, और स्टेरिक नंबर 2 हुई तो हाइब्रिडाइजेशन sp हुई। इवन नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की 5, 3 बॉन्ड बनाया है तो एक लोन पेयर है, तो एक अटैच्ड एटम है, एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp हुई, राइट। तो कार्बन जब sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो इसमें s कैरेक्टर बढ़ गया। याद करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती वो इवन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए दो, जबकि यहां पे कार्बन sp है और हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ, फिर भी यहां सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डेल्टा प्लस, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहां डेल्टा माइनस दिखाया है, राइट। वैसे ही यहां डेल्टा प्लस हुआ, यहां डेल्टा माइनस हुआ, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब आप एक लाइन और लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्ड इज a special case of dipole attraction, dipole attraction, dipole attraction, राइट। और कुछ बातों को देखो, जैसे ये कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस पे बात करते हैं थोड़ा। आयोनिक बॉन्ड भी क्या था बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। किनके बीच? अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच। अपोजिटली चार्ज आयंस बोले तो मतलब हुआ केटायंस और एनायंस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो केटायन और एनायन की जब बात होगी तो वहां पे फुल चार्ज हुआ। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पे देखो ये जो अट्रैक्शन लग रहा है किनके बीच लग रहा है? पार्शियल चार्जेज के बीच, फ्रैक्शनल चार्जेज के बीच। तो जो फ्रैक्शनल चार्जेज के बीच अट्रैक्शन होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, अट्रैक्शन की जो मैग्नीट्यूड होगी या अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी कम होगी कंपेयर टू द अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन फुल चार्जेज। तो ये काफी कमजोर बॉन्ड होगा, इवन ये कोवैलेंट बॉन्ड से भी कमजोर होगा, जबकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच है? पार्शियल चार्जेज के बीच, स्मॉल चार्जेज के बीच। और तुम जानते हो कि कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप F से डिनोट करते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता था। मतलब चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जब पार्शियल चार्जेज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी कम होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होगा और इसकी स्ट्रेंथ कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का लगभग 1/10 होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आयोनिक बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मली ज्यादा होती है, राइट। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड
हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। और ये बतला ही दिया कि स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का ही, तो वो तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज तो नॉर्मल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में वो वीक केमिकल फोर्सेज थे ही। इज ए वीक बॉन्ड एंड इट्स strength is almost one tenth the strength of covalent bond। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ का लगभग 1/10वें हिस्से के बराबर होता है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, 25 से 35 किलो जूल पर मोल। ये बॉन्ड एनर्जी हुई हाइड्रोजन बॉन्ड की 25 से 35 किलो जूल पर मोल, जबकि जनरली कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है, राइट। उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। तो हमने लिख दिया कि कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट 1/10 of the strength of 1/10 almost 1/10 कॉमा कर दो the strength of covalent bond। और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ यही होती है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बोल दिया 200 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा होती है, राइट। अब आइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दो टाइप्स का होगा। एक हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट को लीजिए, फर्स्ट इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ नाम ही है इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच बनता हो। तो लिख दीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड विच फॉर्म्स विदिन, which forms between more than one molecules, more than one molecules। तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच बनता हो उसको क्या बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। अब लिखो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग between molecules boiling point
boiling point increases solubility increases viscosity increases vapor pressure of liquid. Decreases LIQ डॉट लिक्विड के लिए लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। तो जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसके होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। सॉलिबिलिटी किसमें, तो ये भी लिख दो, सॉलिबिलिटी इन वाटर, इन वाटर इंक्रीज है। वैसे जब सिर्फ सॉलिबिलिटी बोला जाए तो सॉल्वेंट वाटर ही होता है। सिंपली सॉलिबिलिटी बोलने का मतलब ही होता है सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड घटेगा। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल कुछ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल्स देखें। जैसे हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल अमोनिया मॉलिक्यूल को लिखा NH3, एक मॉलिक्यूल NH3 का लिया, दूसरा मॉलिक्यूल भी NH3 का लिया, वैसे ही तीसरा मॉलिक्यूल भी NH3 का लिया, NH3। अब देखो यहां हाइड्रोजन किससे लिंक्ड है, नाइट्रोजन से। तो यहां क्या था, डेल्टा प्लस, यहां क्या था, डेल्टा माइनस। ये दूसरा मॉलिक्यूल जो NH3 का हुआ, इसमें यहां हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, फिर यहां डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो अब देखो ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से लिंक्ड है, और इस हाइड्रोजन के साथ अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो यही क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए कि यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लिंक्ड है, और वो किसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ। तो आपने सीखा कि फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से लिंक्ड हाइड्रोजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक होगा, तो उसी बॉन्ड को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां भी अट्रैक्शन हुआ और यही आगे होता चला जाएगा। तो ये देखो, ये कई सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स, कई सारे, ये तीन ही नहीं है, बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से लिंक हुए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां जो बना इंटर, MOL डॉट लिख दिया, इसको पढ़ोगे इंटरमॉलिक्यूलर, तो यही हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। अब वैसे ही हमने दिखलाया दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने यहां ले लिया वाटर, वाटर दिखाया OHH, राइट, HOH, O, HH, O, HH, HOH। जस्ट सी,
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, OH के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे क्या आया, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो जस्ट सी, अब देखो यहां भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हुआ, और यहाँ कितना लोन पेयर था, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर था, या यूं कहो कि 2 बार ये OH बॉन्ड बनाया है। तो इस OH बॉन्ड के लिए ध्यान से समझ लो, ध्यान से देख लो, इस OH बॉन्ड के लिए यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आया, इस OH बॉन्ड के लिए भी तो इस पे डेल्टा प्लस आया, तो यहाँ डेल्टा माइनस आया, तो यहाँ तो 2 बार डेल्टा माइनस है, या यूं भी कह सकते कि 2 लोन पेयर भी है, 2 लोन पेयर है। तो अब इसका फिर से अट्रैक्शन दिखलाया, ये इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव, और ये वाटर का हाइड्रोजन वाला एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड H और O के बीच अट्रैक्शन हुआ, यहाँ फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो ये हुआ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, कैसे कैसे, ऑक्सीजन वाले एंड से देखो तो 1 2, ऑक्सीजन वाले एंड से 2 बार वाटर से जुड़ा, और हाइड्रोजन वाले एंड से भी 2 बार वाटर से लिंक हुआ, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन वाले एंड से और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन वाले एंड से, तो वाटर का पता चला मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मैक्सिमम 4 इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये कैसा अरेंजमेंट हुआ बच्चों, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल था, तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टेट्राहेड्रली लिंक है, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, राइट। और देखो, और जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स को, फिर इन प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, क्यों सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्यों विस्कोसिटी बढ़ती है, और क्यों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज करता है, तो इन पे हम लोग आ रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं पहले। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने HF का लिया, F H F H F H F H like so. Now see, फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। लेट अस सी, इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है और इनके बीच पहले से कोई बॉन्ड नहीं बना है, तो अब इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगा, यही हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। इंटरमोलेकुलर, क्योंकि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है, यहाँ फिर अट्रैक्शन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ फिर अट्रैक्शन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वैसे ही यहाँ आगे अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ आगे अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बनते चला जाएगा। तो ये तुम देखो जिग जैग हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। तो HF के मॉलिक्यूल्स में जिग जैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, जिग जैग, NH3 में बोला था लीनियर, राइट। अब चलो, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आ जाएगा, हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखा, CH3
COOH, फिर लिखा CH3 COOH। ये किसके मॉलिक्यूल्स को लिखा? एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को, एसिटिक एसिड, राइट। अब देखो यहां जो हाइड्रोजन है किससे लिंक्ड है बच्चों? ऑक्सीजन से। इस पे डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। इस पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इनके इनके बीच डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगा। वैसे ही यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लिंक्ड है और यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन लिंक्ड है, तो यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन लिंक्ड है, डेल्टा माइनस। बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच है। एक मॉलिक्यूल तो ये था, तो इसमें आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच बना। अब कोई बच्चा यहाँ पे एक सवाल पूछता मेरे से, कहता कि सर यहां से इसको कनेक्ट कर देते, इनके इनके बीच यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ध्यान से देखना, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और यह ऑक्सीजन है, तो क्या इनके इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा? यस, लगा सकते हो, लेकिन लगाओगे, इसको कनेक्ट करोगे तो देखो तो कितने मेंबर का रिंग हो रहा है बच्चों? 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग। एंड दैट रिंग, सच रिंग्स, 3 मेंबर रिंग्स, 4 मेंबर रिंग्स विल बी हाईली स्ट्रेंड। तो ये रिंग कैसा हो जाएगा? स्ट्रेंड हो जाएगा। इसीलिए इसमें इंट्रामोलेकुलर एच बॉन्डिंग नहीं हुआ, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ, बल्कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। और ये इनफैक्ट डाइमर बनाया, दो मॉलिक्यूल एक साथ लिंक हुए हैं, तो इसको क्या कह दोगे? डाइमर फॉर्मेशन। तो ये क्या बना लिया? डाइमर। डाइमर एसिटिक एसिड का डाइमर हो गया। वैसे ही एक और एग्जांपल लिखें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे लिखा हमने HOR, यह लिख दिया अल्कोहल, और यह लिख दिया वाटर, HOH। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का लिखा, एक मॉलिक्यूल वाटर का लिखा, फिर यहां अल्कोहल लिख देते, फिर आगे वाटर लिख देते, अल्कोहल वाटर। ROH, OH ग्रुप लगा हो अल्काइल ग्रुप से, तब वो अल्कोहल हुआ। तो अब देखो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ जो अट्रैक्शन लग रहा, तो यहाँ भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना? दो मॉलिक्यूल्स के बीच बना, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बनता जाएगा, आगे बनता जाएगा, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के ये सब कुछ एग्जांपल्स देखे। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो से यहां लिखा मैंने दिस COH OH। इस कंपाउंड का नाम हुआ, ये देखो दो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग में लिंक्ड हैं और इनका रिलेटिव पोजीशन 1 2 3 4, तो पारा रिलेटेड हैं, तो ये हुआ पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पारा हाइड्रोक्सी बेंजल, बेंजल ZAL बेंजल्डिहाइड, पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दूसरा मॉलिक्यूल इसी का लिखा, C डबल बॉन्डो H OH, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लिखा पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का। अब देखो, अब यहां से इस पे क्या था? पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या था? पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को तुम लिख सकते हो। तो यहां से देखो, यहां से ये H तो C से लिंक्ड है,
लेकिन ये H किससे लिंक्ड है बच्चों? ऑक्सीजन से लिंक्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन किससे लिंक्ड होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। और किसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। तो यहां से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ, या यूं कहो कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हुआ। वैसे ही ये आगे भी होता चला जाएगा, आगे डॉटेड डॉटेड लाइन बना दिए, मतलब आगे भी करेगा। यहाँ फिर ये आगे यही वाला C डबल बॉन्ड लिंक हुआ था ना, तो अगला मॉलिक्यूल को ऐसे ही लिखोगे तो फिर आगे होता जाएगा, राइट। चलो, तो ये पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में भी देखा। तो कई सारे मॉलिक्यूल में तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया। अब यहां से कुछ बातें डिस्कस करो। जैसे देखो, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो पहले तो यहीं पे बात करो कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, क्या जरूरी है कि वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के हों? नो, ये जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के हैं, इस केस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाए हो, सेम कंपाउंड के हैं। HF में दिखाए हो, यहां भी सेम कंपाउंड के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं। एसिटिक एसिड, सेम कंपाउंड के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ये अल्कोहल और वाटर, तो अल्कोहल और वाटर ये तो डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच होगा, और वो मॉलिक्यूल्स इधर सेम कंपाउंड के हो सकते और डिफरेंट कंपाउंड्स के हो सकते। कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच वो मॉलिक्यूल्स सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो अब कई सारे एग्जांपल देख लिए। अब देखो कि हो क्या रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो ये रहा है कि जैसे ये ढेर सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो रहे हैं, वैसे ही ये ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं कि बस यही बीच में जो वाटर लिखा है वही बनाएगा, ये भी बनाएगा, फिर ये भी बनाएगा, फिर ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड होंगे। सिमिलरली ढेर सारे HF मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होंगे, ढेर सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होंगे। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा, आपस में जुड़ रहे, राइट। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, वो ये कि इट काउजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एसोसिएशन होने से क्या होगा? जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, एसोसिएट होंगे, तो उस एसोसिएशन के होने से इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड काउजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड काउजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर की ही बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं बोलने के क्रम में हो सकता है इंट्रा बोला जाता हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। इंट्रा का मतलब हो गया विद इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर हो। यहां हम लोग एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को लिए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड काउजेज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड ड्यू टू दैट एसोसिएशन, वो आपस में जुड़ने से इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज। और जब इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगी बच्चों, तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से, अभी देखा था कि सेम टाइप का फोर्स अगर लग रहा हो तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली उतनी ज्यादा होगी। सीखा है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो रहा है?
एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसोसिएशन से क्या हो रहा है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, प्रभावी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जा रहा है, कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जा रहे हैं, तो इसके वजह से मॉलिक्यूलर वेट, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जा रहा है, और उसके बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो जिस भी कंपाउंड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई होगी। एबनॉर्मली हाई होगी मतलब अजीब तरीके से बढ़ जाएगी, तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बीपी हाई होगी, यह समझ गया। अब अगर बीपी हाई हुआ, जैसे मैं ऐसा बोलूं, इसको ठीक से समझो, दो लिक्विड्स हैं ए और बी, एक की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरे की बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस। ये टू लिक्विड्स हैं, एक की बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे की बॉइलिंग पॉइंट क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहले कौन बॉयल होगा? तो तुम कहोगे कि सर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वही तो पहले बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी कम है? बी की कम है। बॉइलिंग पॉइंट जब बी की कम है तो बी विल बॉयल फर्स्ट, ठीक है। तो जो पहले बॉयल होगा वेपर भी तो उसी का पहले बनना शुरू होगा, राइट। इसका वेपर तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तब बनना शुरू होगा, लेकिन इसका वेपर, बी का वेपर तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगा। तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर। तो जिसका वेपर जल्दी बनेगा तो उसके वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज ये तो 40 डिग्री पे ही बॉयल करने लगा और ये वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, किस टेम्परेचर को आने का वेट कर रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस को आने का वेट कर रहा है। तो कौन ज्यादा वेपर दे रहा है? और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो, राइट। तो ये सारी बातें देख लिया। एक और एग्जांपल देख लो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। से एक एग्जांपल लिया यहां, पारा नाइट्रोफेनॉल। ये देखो बेंजीन रिंग है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका रिलेटिव पोजीशन 1 2 3 4, 1 4 पे आया है। तो इसको क्या पढ़ोगे बच्चों? पारा नाइट्रोफेनॉल। बेंजीन रिंग से OH लगा हो तो फेनॉल कहता था, और ये सब फिर नोमेनक्लेचर में पढ़ोगे। पारा नाइट्रोफेनॉल। फिर एक मॉलिक्यूल लिखा पारा नाइट्रोफेनॉल का, पारा नाइट्रोफेनॉल। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब देखो ये हाइड्रोजन किससे लिंक्ड है? ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन है। इनके बीच पहले से कोई बॉन्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
तो यही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। आगे फिर लगता जाएगा और मॉलिक्यूल्स रहेगा और एसोसिएशन होता जाएगा। चलो अब नीचे लिख लो एक लाइन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर MOL डॉट H बॉन्डिंग काउजेज एसोसिएशन, काउजेज एसोसिएशन ऑफ molecules and due to this effective molecular weight, effective molecular MOL dot molecular weight increases. Hence intermolecular H bonding increases the BP of a compound। इस बात को बोला था, इसको लिख भी दिया। तो ये सारी बातें हो गई। अब आओ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड ले लिया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा, इट फॉर्म्स within a molecule, within a molecule। तो यह एक मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा, राइट। अब नीचे लिख लो, ड्यू टू इंट्रामोलेकुलर MOL डॉट H बॉन्डिंग BP decreases solubility in water, decreases viscosity, decreases vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid increases। तो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जो प्रॉपर्टीज थी इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने पे, वो प्रॉपर्टीज जस्ट रिवर्स हो गई। वहां इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और विस्कोसिटी तीनों बढ़ता था। यहाँ ये तीनों बीपी घट रहा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर घट रहा, विस्कोसिटी घट रहा, और इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता था, घटा था। और इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सारी प्रॉपर्टीज रिवर्स हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, दिस, इसको पढ़ते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। नाम अब से याद रखना, सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। या इसको लिख सकते हो और ऑर्थो
हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल BNZL बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, राइट। देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है और ये ऑक्सीजन है, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन से लिंक्ड हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ, तो यही क्या हो गया बच्चों, इंट्रामोलेकुलर मॉलेकुलर H बॉन्ड। और देखो तो कितने मेंबर का रिंग बना, गिनो। अब ये रिंग हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग, हाईली स्टेबल। तो यहाँ पे लिख भी दो 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, राइट। चिलेशन कहते थे इसको, क्या बोलते थे, रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन मींस रिंग फॉर्मेशन, इसी क्लास में बताएं, इसी लेक्चर। वैसे ही और एग्जांपल देख लो, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये वो H हुआ, यहां से ये वो से जुड़ा हुआ H है, डेल्टा प्लस, यहाँ N से जुड़ा हुआ O है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इनके बीच पहले से कोई बॉन्डिंग है नहीं, तो यहीं पे अट्रैक्शन हुआ, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। इसका क्या नाम हुआ, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अब चलो इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर देते कि क्यों इनमें, जैसे इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट घटी, क्यों घटी, सॉलिबिलिटी क्यों घटी, विस्कोसिटी क्यों घटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्यों बढ़ी, तो इसको डिस्कस करो। देखो इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए मॉलिक्यूल हो रहा, तो विद इन ए मॉलिक्यूल होने से क्या हुआ, एसोसिएशन तो हुआ नहीं, नो एसोसिएशन, और जब एसोसिएशन नहीं हुआ तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज नहीं किया, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज नहीं किया, राइट। तो यहां एसोसिएशन नहीं होने से इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज नहीं किया। और क्या हुआ, देखो अगर रिंग नहीं होता, रिंग हुआ, अट्रैक्शन हो रहा, ध्यान से देखना, ये रिंग बनने से इनके बीच क्या हो रहा बच्चों, अट्रैक्शन हो रहा, और इस अट्रैक्शन के वजह से, इस अट्रैक्शन के वजह से थोड़ी सी सरफेस एरिया डिक्रीज करेगी। जो सरफेस एरिया इसके नहीं होने पे, जब इनके बीच अट्रैक्शन नहीं होता, तब जितना इसका सरफेस एरिया रहता, उसके रेस्पेक्ट में ये अट्रैक्शन होने से, अट्रैक्शन होना मतलब एक दूसरे के नजदीक आना, और एक दूसरे के नजदीक आना मीन सरफेस एरिया का क्या होना, घटना। और जब सरफेस एरिया घटा, एक तो एसोसिएशन नहीं हुआ, एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा, एक ही मॉलिक्यूल रह गया, यह इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद भी, तो एसोसिएशन तो नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ, देयर विल बी स्लाइट डिक्रीज इन सरफेस एरिया, थोड़ी सी सरफेस एरिया भी घटेगी, और सरफेस एरिया घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, राइट। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर घट गया, तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो जल्दी बॉयल होगा, जल्दी बॉयल होगा तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये समझ गए। अब है कि विस्कोसिटी, तो ये सरफेस एरिया थोड़ा सा और तो घट गया, तो ये तो और कॉम्पैक्ट हो गया, और कॉम्पैक्ट हो गया, सिकुड़ा कुछ, तो लिक्विड की मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी मतलब विस्कोसिटी कम होगा। वहां पे तो एसोसिएशन होता था तो विस्कोसिटी बढ़ा था, यहाँ नो एसोसिएशन, देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो इसकी मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी,
मतलब विस्कोसिटी कम होगी। अब रहा सॉलिबिलिटी, तो इसको डिस्कस करो। सॉलिबिलिटी इन वाटर, देखो इसको अगर वाटर में डालेंगे तो कहोगे कि सर वाटर में डालिएगा तो वाटर में भी तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक्ड है। तो तुम्हारा यह सवाल होगा कि वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहां वाटर है, तो वाटर के साथ, वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा? कर सकता है। लेकिन ऐसे सोचो कि तुम्हारे घर में आम का पेड़ है, कई सारा है, तो तुम बाहर से आम खरीदने के लिए जाओगे या घर वाले आम को खाना ज्यादा प्रेफर करोगे? तो जो चीजें घर में उपलब्ध है उसको बाहर से लाने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी? घट जाएगी। और वैसे भी इंट्रामोलेकुलर जो प्रोसेस होते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल के होने वाले जो प्रोसेस होते हैं वो इंटरमोलेकुलर प्रोसेस से फास्ट होते हैं। इसको थोड़ा सा और डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझो। जैसे एक बच्चे ने किसी व्यक्ति को चेस्ट पे स्टोन फेंका, स्टोन से मार दिया, पत्थर के टुकड़े से मारा, चोट लगा, डैमेज भी कुछ हुआ होगा अंदर। लेकिन क्या ऐसा होता है कि पत्थर से मार देने से कोई आदमी तुरंत, एक ही पत्थर लगा तो मर जाता है क्या? तो मोस्ट ऑफन मरता नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आती हो, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आती हो, तो ज्यादा डैमेज कौन करता है? पत्थर से मारे, तो पत्थर से मारे किसी व्यक्ति को, एक पत्थर फेंके लग गया उसको, तो ये इंटरमोलेकुलर रिएक्शन हुआ पत्थर और उस व्यक्ति की बॉडी के बीच। ये कैसा रिएक्शन हुआ? इंटरमोलेकुलर रिएक्शन। और हार्ट अटैक हुआ किसी व्यक्ति को, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? इंट्रामोलेकुलर, उसके बॉडी के अंदर। ज्यादा डैमेज कौन करता है? तो जब हार्ट अटैक होगा तो ज्यादा डैमेज करेगा। इसका मतलब कि जो इंट्रामोलेकुलर प्रोसेसेज होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या ज्यादा फास्ट होते हैं कंपेयर टू इंटरमोलेकुलर प्रोसेसेज। ठीक है? तो जब इसके अंदर पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनना संभव था, जब ये खुद ही अपने अंदर ही जब हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है या बना ले रहा है, तो इसकी वाटर के साथ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो चूंकि इसके अंदर खुद इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा, इसलिए वाटर में डालने पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इसकी टेंडेंसी बहुत कम होगी। और इसीलिए वाटर सॉल्युबिलिटी ऐसे कंपाउंड्स की घटती है जिसमें इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। राइट? तो ये सारी बातों को हमने एक्सप्लेन कर लिया।